1980 में जब राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी, तब यूपी बिहार के अलग अलग जिलों में कई चेहरे ऐसे भी उभरे जिनसे इलाके के लोग भयभीत रहते थे। उनके पास कोई स्थापित गैंग नहीं था, उनका किसी से कोई लंबा गैंगवार भी नहीं चला, लेकिन उन पर गंभीर धाराओं में कई केस दर्ज हुए जो उनके दबंग होने की सारी शर्तें पूरी करते थे। ये कहानी है ब से बिहार के, स से साहेब की उर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन की। सैकड़ों परिंदे आज आसमां पर नजर आने लगे। बलिदानियों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से उड़ने की। दोस्तों, क्रांति की एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े बड़े साम्राज्यों के नींव हिलाने का दम रखती है, और इस चिंगारी को जब बलिदान की हवा मिल जाती है तो ये एक आंदोलन का भीषण आग का स्वरूप ले लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ 31 मार्च 1997 की शाम, जब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू की हत्या की खबर जेएनयू पहुंची तो पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। चंद्रशेखर सिवान जिले के जेपी चौक पर जनसंहारों और घोटालों के खिलाफ बिहार बंद के लिए एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे, जब उन्हें और उनके साथी श्याम नारायण यादव को गोलियों से भून दिया गया। गोलीबारी में एक ठेले वाला भुटेली मियां भी मारा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से पता चला कि हमलावर सिवान जिले के लोकसभा सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के आदमी थे। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता थे। आक्रोश से भरे जेएनयू के छात्र 6 बसों में सवार होकर दिल्ली से बिहार रवाना हुए, जहां बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके साले साधु यादव ठहरे हुए थे। छात्रों की मांग थी कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें, सांसद शहाबुद्दीन को फौरन गिरफ्तार किया जाए। इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों और अंदर मौजूद नेताओं और बिहार मिलिट्री पुलिस के बीच में झड़प भी हुई, जिसके दौरान साधु यादव द्वारा पुलिस से बंदूक छीनकर छात्रों पर फायरिंग भी की गई थी। चंद्रशेखर की मौत और छात्रों के साथ हुई हिंसा ने आग में घी का काम किया, और अगली सुबह 1 अप्रैल को एक बड़ा जनसमूह सड़कों पर उतर आया, जिसमें दिल्ली के हर कोने से आए छात्र, अध्यापक और बुद्धिजीवी शामिल थे। उनकी मांग थी कि चंद्रशेखर के हत्यारों को तुरंत सजा दी जाए, शहाबुद्दीन को पार्टी से निष्कासित किया जाए और छात्रों पर गोली चलाने वाले साधु यादव को गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली शहाबुद्दीन को फांसी दो के नारे से गूंज उठी थी। 2 अप्रैल को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और लेनिनवादी, जिसे संक्षेप में भाकपा माले या CPI-ML कहते हैं, उसने लालू सरकार के विरोध में बिहार बंद का आयोजन किया। इसी बिहार बंद के आह्वान को जनता तक ले जाते हुए चंद्रशेखर प्रसाद को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उनकी आहुति ने बंद को एक आक्रामक रूप दे दिया, और ये ज्वाला अब दिल्ली और सिवान तक सीमित न रहकर पूरे देश भर में फैल गई, और देखते ही देखते इसने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप ले लिया। राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अब एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका था। दोस्तों, 1993 से 2001 के बीच तकरीबन 18 भाकपा माले के कार्यकर्ता मारे गए। इन सभी लोगों को मारने या गायब करने के पीछे एक ही आदमी का नाम सामने आया, वो था शहाबुद्दीन, जिसे पूरा सिवान आज भी साहेब के नाम से बुलाता है। एक ऐसा शख्स जिसने अपराध और राजनीति को एक कर दहशत का वो माहौल बना दिया था कि उसके नाम लेने से भी लोग थर थर आते थे। कहते हैं कि एक समय था जब शहाबुद्दीन से बड़ा अपराधी राजनेता पूरे भारत में नहीं था। 80 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीतिक आकाश में एक सूर्य की तरह चमक रहे थे, उनकी छत्र छाया में एक और नक्षत्र तेजी से उभर रहा था, शहाबुद्दीन। सिवान के DAV कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जो अपने बाहुबल के दम पर कम्युनिस्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं को नाको चने चबवा रहा था। शहाबुद्दीन पर पहली FIR 1986 में हुसैनगंज थाने में दर्ज हुई, जब उसे एक माओवादी नेता के हत्या स्थल पर देखा गया था। राजनीति में शहाबुद्दीन का आगाज उस समय हुआ था जब देश में हिंदू वोट बैंक मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। आडवाणी 80 और 90 के दशक में विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन
कि सेनापति के रूप में उभरे थे। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर जो आंदोलन छेड़ा वो 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का कारण बना और इसी समीकरण से शुरू हुआ शहाबुद्दीन का राजनीतिक सफर। उसने अपने आप को मुस्लिमों का नेता के तौर पर पेश किया। सन 1990 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में शहाबुद्दीन विधायक बना, जबकि विधायक बनने के लिए कानूनी उम्र है 25 वर्ष। वो सन 1990 से 1995 के विधानसभा कार्यकाल में 2 बार जीरादोई चुनाव क्षेत्र से विधायक बना और सन 96 से 2009 के बीच तक सिवान क्षेत्र से सांसद। पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले शहाबुद्दीन की अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत से अपराध तो ऐसे हैं कि जिनका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। बोलने में विनम्र, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का ज़हीन तरीके से इस्तेमाल करने वाला शहाबुद्दीन का दबदबा ऐसा था कि सालों तक सिवान में डॉक्टर फीस के नाम पे 50 रुपए लेते थे, क्योंकि साहिब का फरमान था। डर का माहौल ऐसा था कि लोग कतराते थे रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में। कोई नई कार नहीं खरीदता था, अपनी तनख्वाह किसी को कोई नहीं बताता था, क्योंकि उन्हें साहब को रंगदारी देनी पड़ेगी। शादी विवाह में कितने खर्चे हुए कोई किसी का हिसाब कोई कुछ नहीं बताता था। कहते हैं कि अमीर लोग पुरानी मोटरसाइकिल से चलते थे और गरीब पैदल। लेकिन उसके इन्हीं अपराधों ने शहाबुद्दीन को जनता का समर्थन भी दिया। अपने घर में जनता अदालत लगाता था, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान मिनटों में कर दिया जाता था। कोई किसी का घर हड़प ले या कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, साहेब के आदमी बंदूकों के दम पर खाली करा लेते थे। उस समय भाकपा माले के क्रांतिकारी नेता जमींदारों से जमीन छीनकर भूमिहीनों में बांट देते थे। शहाबुद्दीन ने इन जमींदारों को संरक्षण दिया और इसी तरह वो उनका मसीहा बन गया। बहुत बार तो पुलिस खुद मजलूम को साहब के पास जाने की सलाह देती थी। सिवान में प्रभुत्व ऐसा था कि शहाबुद्दीन सिवान की जेल में होता तो ये अदालत जेल में लगा करती थी। जैसे कि एक बार एक पुलिस वाले अपने प्रमोशन की दरकार लेकर साहब के पास आया और साहब ने जेल से ही पुलिस के एक बड़े अधिकारी को कॉल लगाकर उसका काम यूं करा दिया। एक ऐसा आदमी जिसने जमीन के झगड़े की निपटारा साहब ने करवाया था, जेल में साहब के लिए राइफल लेके आया तोहफे में। यह सब जेल प्रशासन के देख रेख में हुआ करता था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि थोड़े से डर और थोड़े से फायदे ने सिवान वासियों के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया था। लोगों ने देखना बंद कर दिया था कि साहब ने कितनों की जमीनें हड़पी, कितनों को अगवा किया, कितनों का कत्ल किया, और इसी ने जन्म दिया शहाबुद्दीन की रॉबिनहुड की छवि को। सत्ता के नशे में चूर शहाबुद्दीन पुलिस प्रशासन को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। पुलिस वालों से बदतमीजी करना, उन पर हाथ उठा देना उनके लिए आम बात थी। यहां तक कि एक इलेक्शन के दौरान उसने तत्कालीन एसपी एसके सिंघाल पर गोली चला दी और एसपी को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इन सब घटनाओं की जानकारी पटना तक तो पहुंचती थी, लेकिन शहाबुद्दीन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का संरक्षण मिला हुआ था। एक बार जब आपसी मनमुटाव के कारण शहाबुद्दीन ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी तो लालू उसे मनाने खुद सिवान जेल गए। शहाबुद्दीन को वो छोटा भाई बुलाते थे। लेकिन जैसे ही एक प्रचलित कहावत है ना कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी, शहाबुद्दीन के मनमाने और अपमानजनक व्यवहार के कारण पहले से ही पुलिस महकमे में नाराजगी का माहौल था। लेकिन उसने राजनीतिक रुतबे के चलते पुलिस लाचार थी। 16 मार्च 2001 को पुलिस की एक टीम ऑफिसर संजीव कुमार के नेतृत्व में राजद के ही एक नेता मनोज कुमार राय उर्फ पप्पू की गिरफ्तारी का वारंट लेकर उसके घर पहुंची, जहां शहाबुद्दीन पहले से ही मौजूद था। गिरफ्तारी में मदद करने की बजाय शहाबुद्दीन ने संजीव कुमार को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसके साथ आए पुलिस की टीम के शहाबुद्दीन के लोगों ने बुरी तरह से पीटा। उस समय तो वो पुलिस वहां से चली गई, वापस लौट गई, लेकिन ऑन ड्यूटी इस तरह गुंडों से पिटना उन्हें कतई गवारा नहीं हुआ। उन्होंने वापस आकर एक बड़ी टीम बनाई और शहाबुद्दीन और उनके गुंडों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंची, जिन्होंने उन पर हाथ उठाया था, जिन्होंने उन पर हमला किया था। शहाबुद्दीन के लोगों को पुलिस के आने की जानकारी पहले से थी।
पुलिस जैसे ही वहां पहुंची उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की, हमला शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग दी। इस मुठभेड़ में 10 लोग मारे गए, जिसमें से 2 पुलिस वाले और 8 शहाबुद्दीन के आदमी थे। हालांकि पुलिस वाले शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुए। वो और उसके आदमी 3 पुलिस जीपों में आग लगाकर कवर फायरिंग का सहारा लेते हुए वहां से निकलने में सफल रहे। अप्रैल 2005 में सिवान के जिलाधिकारी यानी डीएम CK अनिल और SP रतन संजय की अगुवाई में एक पुलिस टीम ने प्रतापपुर में मौजूद शहाबुद्दीन के घर पर छापा डाला। इस छापे में पुलिस को शहाबुद्दीन के घर से AK-47, हैंड ग्रेनेड, नाइट विजन कैमरा और आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ हथियार भी बरामद हुए। इनमें से काफी हथियारों पर पाकिस्तानी कारखानों के निशान पाए गए। इस घटना के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए 8 गैर जमानती वारंट जारी किए गए। पाकिस्तानी हथियारों के बरामदगी के विषय में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से उसके संबंध की जांच पड़ताल के लिए एक टीम का गठन भी किया गया। शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की एक विशेष टीम को दी गई। उस समय शहाबुद्दीन दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास में रह रहे थे और संसद के तत्कालीन सत्र में भाग ले रहे थे। ये टीम साहब के राजनीतिक दबदबे के कारण उन्हें 3 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। अंततः उन्हें नवंबर 2005 में दिल्ली के उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया गया। अगस्त 2006 में जब शहाबुद्दीन का नई दिल्ली में इलाज चल रहा था, उसके कुछ समर्थकों को पटना की बेऊर जेल के सहायक जेलर वरिष्ठ राय ने प्रवेश करने से रोक दिया, जो तब एम्स के वार्ड में नियुक्त थे। इस बात पर नाराज होकर शहाबुद्दीन ने राय साहब से कहा, तेरा पूरा परिवार बनियारपुर में रहता है ना, कोई नहीं बचेगा। बहुत दिनों से तुम लोगों की पिटाई नहीं हुई है, बोल देना, पीट पीट के मारेंगे। अगले ही दिन उसने कथित तौर पर जेलर संजीव कुमार को धमकी दी कि तुमको तड़पा तड़पा के मारेंगे। शहाबुद्दीन द्वारा सरकारी अपराधियों को धमकाए जाने का यह अकेला मामला नहीं था। जुलाई 2009 में मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायाधीशों में से एक VV गुप्ता को शहाबुद्दीन के वकील महताब आलम ने धमकी दी कि अगर फैसला साहब के खिलाफ आया तो उनका बचना मुश्किल है। इसके बाद पटना के उच्च न्यायालय ने वकील महताब आलम के खिलाफ केस दर्ज कराया। 2009 में ही उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद उनकी बीवी हिना शहाब लोकसभा चुनाव में उनकी जगह खड़ी हुई। 2009, 2014 और 2019 के तीनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शहाबुद्दीन पर मर्डर, किडनैपिंग, दंगा, आर्म्स एक्ट, डकैती और बॉम्ब ब्लास्ट सहित तकरीबन 40 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अपहरण तो साहब के समय में एक आम उद्योग बन गया था। पूरे बिहार में सैकड़ों लोगों का अपहरण हुआ। इस डर से न जाने कितने बिजनेसमैन राज्य छोड़कर भाग खड़े उठे। साहब के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत पूरे सिवान में किसी के पास नहीं थी। इसी दम पर उसके आदमी पूरे सिवान में मनमाने ढंग से रंगदारी वसूल किया करते थे और इसी रंगदारी के चक्कर में एक ऐसी विभत्स घटना घटी जो पूरे सिवान को दहला कर रख दिया। चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के नाम से एक व्यापारी अपने 4 बेटों, 1 बेटी और पत्नी के साथ सिवान जिले में रहते थे। चंदा बाबू की 2 दुकानें थीं, एक किराने की और दूसरी परचून की। ये बात 16 अगस्त 2004 की है। चंदा बाबू की एक दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठा था और दूसरी दुकान पर उनका दूसरा बेटा गिरीश। उसी समय साहब के कुछ आदमी दुकान पर आए और सतीश से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। मांगी हुई रकम न मिलने पर उन्होंने सतीश के साथ मारपीट करी और गले में जो भी पैसे थे वो लूट लिए। उसका भाई गिरीश भी वहां मौजूद था। सतीश गुस्से में आकर घर से तेजाब निकाल कर लाया और शहाबुद्दीन के लोगों पर फेंक दिया। तेजाब के कुछ छींटे उसके भाई गिरीश पर भी पड़े। उस समय तो वो लोग वहां से निकल गए, लेकिन यह खबर बिजली की गति से सिवान जेल में मौजूद साहेब तक पहुंची। ये पहली बार था जब किसी ने साहेब के आदमियों पर कोई हमला किया था, कोई जबरदस्ती की थी। तो होना क्या था? सजा मुकर्रर कर दी गई। साहेब के लोग वहां फिर से पहुंचे और सतीश और गिरीश के साथ उसके तीसरे भाई राजीव को भी उठाकर प्रतापपुर ले आए। उनकी दुकानों में आग लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि राजीव की आंखों के सामने उसके दोनों भाइयों को
पेड़ से उल्टा लटकाकर पहले तो तेजाब से नहलाया गया, उसके बाद दोनों की लाशों को टुकड़े टुकड़े कर कर बोरे में भर के फेंक दिया गया। जिस दिन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उस दिन चंदा बाबू पटना में नहीं थे, लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि उनके बेटों की हत्या कर दी गई है और अगर वो सिवान पहुंचे तो उनकी जान को भी खतरा होगा। इस दौरान राजीव बदमाशों की कैद से किसी तरह भाग निकला और स्थानीय सांसद के घर में शरण ले ली। इस पूरी घटना के दौरान चंदा बाबू की पत्नी, उनकी बेटी और उनका एक अपाहिज बेटा भी घर छोड़कर कहीं जा चुके थे। चंदा बाबू ने सिवान से लेकर पटना के हर बड़े अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनका कोई भी मदद करने को तैयार नहीं आया। न्याय की तलाश में वो दिल्ली तक गए, कांग्रेस के एक बड़े नेता तक से बात चली, लेकिन उन्हें कहीं कोई मदद हासिल नहीं हुई। अंत में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने शहाबुद्दीन और उसके लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया और चंदा बाबू और उनके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन देने की आदेश दी। बचे हुए भाई राजीव की गवाही से निचले कोर्ट और हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राजीव घर वापस तो आ गया, पर जान से मार देने की धमकियां उसे लगातार मिलती रहीं और कुछ वर्षों बाद उसकी शादी भी हो गई। लेकिन शादी के 18वें दिन यानी 16 जून 2014 को दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करी। आखिरकार सितंबर 2016 में 11 साल जेल में गुजारने के बाद शहाबुद्दीन जमानत पर बाहर निकला, जहां उसके समर्थकों ने धूमधाम से उसका स्वागत किया। 11 साल जेल में रहकर आने के बाद भी उसका खौफ ऐसा था कि टोल टैक्स वालों ने उसके काफिले को रोकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन शहाबुद्दीन की यह खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रह पाई। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब कांड में चश्मदीद गवाह राजीव की गवाही न होने पर भी हाई कोर्ट की सजा बरकरार रखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। 15 फरवरी 2017 को उसे सिवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इसके अलावा उन पर 3 अन्य गंभीर मामले में भी केस चले, जिसमें से 2 भाकपा माले के कार्यकर्ता मुन्ना चौधरी और छोटेलाल गुप्ता के अपहरण और हत्या के थे। हालांकि दोनों में से किसी की लाश बरामद नहीं हुई थी। और तीसरा मामला जो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का था, जो काफी समय से शहाबुद्दीन के खिलाफ लिखते थे, 13 मई 2016 को तकरीबन शाम 8 बजे बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शहाबुद्दीन और 6 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ। इन तीनों मामलों में मुन्ना चौधरी मर्डर के केस में उन्हें हत्या के इरादे से अपहरण के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपराधी, राजनेता और रॉबिनहुड की तिहरी छवियों वाले शहाबुद्दीन ने पूरे 2 दशक तक सिवान को अपने आतंक से दहलाए रखा, लेकिन जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या बेहद महंगी पड़ी। 15 अप्रैल 1997 को जेएनयू से सिवान मार्च के लिए पहुंचे 22 छात्र छात्राओं के समूह ने जब शहाबुद्दीन को फांसी दो के नारे से साथ चलना शुरू किया, तो उनके साथ देश के अलग अलग कोने से आए छात्रों का समूह हुजूम जुड़ता गया। चंद्रशेखर की मां कौशल्या देवी की ललकार के साथ सिवान मार्च का प्रारंभ हुआ, आगाज हुआ। हजारों नौजवानों के आक्रोश से भरा हुआ एक ऐसा जुलूस सिवान ने आजादी के बाद पहली बार देखा था। जिस शहाबुद्दीन का सिवान में कोई नाम लेने से भी डरता था, उसे एक बूढ़ी मां बीच चौराहे पर खड़ी होकर ललकार रही थी। पहली बार जनता को यह हौसला मिला कि ये शहाबुद्दीन का किला अमेध नहीं है। दिल्ली में हजारों छात्रों ने मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल से भी ये न्याय की दरखास्त की, जबकि परिणाम उन्हें लाठीचार्ज के रूप में मिला और प्रधानमंत्री ने शहाबुद्दीन की संसद सदस्यता को खत्म करने और साधु यादव को छात्रों पर गोली चलाने के केस में गिरफ्तार करने की मांगों को अनप्रैक्टिकल बताया। लेकिन इस आंदोलन को छात्रों ने कई सालों तक जीवित रखा। चंद्रशेखर प्रसाद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, बल्कि उसने लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, उनको हौसला दिलाया और राजनीतिक के अपराधीकरण के इस गंभीर मुद्दे की तरफ देश का पूरा ध्यान गया। हालांकि रजत शर्मा के प्रचलित टीवी शो आपकी अदालत में अपनी छवि को सुधारने पहुंचे शहाबुद्दीन ने अपने ऊपर लगे सभी अपराधों से इनकार किया।
चंद्रशेखर प्रसाद को उन्होंने अपना सबसे अजीज दोस्त बताया। वैसे तो शहाबुद्दीन ने अपना पक्ष रखने की पुरजोर कोशिश करी, लेकिन सवालों का जवाब देते समय उनकी झुकी हुई आंखें और हाथों में पहनी अंगूठी को बार बार घुमाना कहीं ना कहीं उनके दोषी होने पर मुहर लगा रहे थे। आम भाषा में इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे परिस्थिति में होता है जहां वो सवालों का सच सच जवाब नहीं दे सकता और वहां से भाग जाना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती, तो उसका शरीर एक नर्वस एनर्जी से भर जाता है जो एक रैपिड जेस्चर के फॉर्म में नजर आता है। शहाबुद्दीन का बार बार अपनी अंगूठी को घुमाना उनके झूठ का पर्दाफाश कर रहा था। 1 मई 2021 को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 13 वर्ष की आयु में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की जटिलताओं से जूझते हुए शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अपराध हमेशा से ही शासन और सत्ता के लिए बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन कुछ अपराधी कई बार अपराध से भी बड़े हो जाते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अभी कई सारी कहानियां हमें आपको सुनानी बाकी हैं। तब तक के लिए जय हिंद।